मधु मानती थी कि स्त्री व पुरुष दोनों बराबर हैं, लेकिन एक हादसे ने उसे चौंका दिया था। अब वह समझ चुकी थी कि पुरुष व स्त्री के बीच जो समानता की दावे हैं, वो नितांत खोखले और बेबुनियाद हैं। नियत समय पर घड़ी का अलार्म बज उठा। आवाज सुनकर मधु चौंक पड़ी। देर रात तक घर का सब काम निपटाकर वह सोने के लिए गई थी, लेकिन अलार्म बजा है तो अब उसे उठाना ही होगा, क्योंकि थोड़ा भी आलस किया तो बच्चों की स्कूल बस मिस हो जाएगी। मधु अनमानी से बिस्तर से बाहर निकली और मशीनी ढंग से रोजमर्रा की कामों में जुट गई। तब तक उसकी कामवाली बाई भी आ पहुंची थी। उसने रसोई का काम संभाल लिया और मधु 9 साल के रोहन और 11 साल की स्वाति को बिस्तर से उठाकर स्कूल भेजने की तैयारी में जुट गई। उसी समय बच्चों के पापा का फोन आ गया। बच्चों ने माँ की हड़बड़ की शिकायत की और मधु को सुनील का उलाहना सुनना पड़ा कि वह थोड़ा जल्दी क्यों नहीं उठ जाती, ताकि बच्चों को प्यार से उठाकर आराम से तैयार कर सके। मधु हैरान थी कि कुछ ना करते हुए भी सुनील बच्चों के अच्छे पापा बने हुए हैं, और वह सब कुछ करते हुए भी बच्चों की गंदी मम्मी बन गई है। कभी कभी तो मधु को अपने पति सुनील से बेहद ईर्ष्या होती। सुनील सेना में कार्यरत था। वह अपने परिवार का बड़ा बेटा था। पिता की मौत के बाद माँ और 4 छोटे भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। चूंकि सुनील का सारा परिवार दूसरी शहर में रहता था, अतः छुट्टी मिलने पर उसका ज़्यादातर समय और पैसा उनकी ज़रूरतें पूरी करने में ही जाता था। ऐसे में मधु अपनी नौकरी छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकती थी। सुबह से रात तक की भाग दौड़ के बीच पिसती मधु अपने इस जीवन के कभी कभी बुरी तरह चीख उठती, पर बच्चों की जिद और उनकी अनंत मांगे उसके धैर्य की परीक्षा लेती रहती। दिन भर ऑफिस में कड़ी मेहनत के बाद शाम को बच्चों को स्कूल ले जाना, फिर बाजार के तमाम जरूरी काम निपटाते हुए घर लौटना और शाम का नाश्ता, रात का खाना बनाते बनाते बच्चों को होमवर्क कराना। इसके बाद भी अगर कहीं किसी बच्चे के नंबर कम आए तो सुनील उसे दुनिया भर की जली कटी सुनाता। सुनील के कहे शब्द मधु के कानों में लावा बनकर दहकते रहते। मधु को लगता कि वह एक ऐसी असहाय मकड़ी है जो स्वयं अपने ही बुने तने बाने में बुरी तरह उलझ कर रह गई है। ऐसे में वह खुद को बहुत ही असहाय पाती। उसे लगता जैसे उसके हाथ पांव शिथिल होते जा रहे हैं और सांस लेने में भी उसे कठिनाई हो रही है। पर अपने बच्चों की पुकार पर वह जैसे तैसे स्वयं को समेट फिर से उठ खड़ी होती। बच्चे को तैयार कर मधु जब तक उन्हें लेकर बस स्टॉप पर पहुंची, स्कूल बस जाने को तैयार खड़ी थी। बच्चे को बस में बिठाकर उसने राहत की सांस ली और तेज कदम बढ़ाती वापस घर आ पहुंची। घर आकर मधु खुद दफ्तर जाने के लिए तैयार हुई। नाश्ता व लंच दोनों पैक करके रख लिए कि समय से ऑफिस पहुंचकर वहीं नाश्ता कर लूंगी। बैग उठाकर वह चलने को हुई कि फोन की घंटी बज उठी। फोन पर सुनील की माँ थी, जो आज के दिन को खास बताती हुई उसे याद से गाय के लिए आटे का पेड़ा ले जाने का निर्देश दे रही थी। उनका कहना था कि आज के दिन गाय को आटे का पेड़ा खिलाना पति के लिए शुभ होता है। तुम दफ्तर जाते समय रास्ते में किसी गाय को आटे का बना पेड़ा खिला देना। फोन रखकर मधु ने फ्रिज खोला, डोंगे में से आटा निकाला और उसका पेड़ा बनाकर कागज में लपेटकर साथ ले लिया। उसे पता था कि अगर सुनील को एक चीख भी आ गई तो सास उसका जीना दुर्भर कर देगी।
घर को ताला लगा। मधु गाड़ी स्टार्ट कर दफ्तर के लिए चल दी। घर से दफ्तर की दूरी कुल 7 किलोमीटर थी, पर सड़क पर भीड़ के चलते ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता था। रास्ते में गाय मिलने की संभावना भी थी, इसलिए उसने आटे का पेड़ा अपने पास ही रख लिया था। गाड़ी चलाते समय मधु की नजरें सड़क पर टिकी थी, पर उसका दिमाग ऑफिस के बारे में सोच रहा था। ऑफिस में अक्सर बॉस को उससे शिकायत रहती कि चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, तो वह कभी शाम को देर तक रुक पाती है और ना ही कभी छुट्टी के दिन आ पाती है। इसलिए वह कभी भी अपने बॉस की गुड लिस्ट में नहीं रही। तारीफ के हकदार हमेशा उसके सहयोगी ही रहते हैं, फिर भले ही वह वापिस टाइम में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। मधु पूरी दफ्तर से गाड़ी दौड़ा रही थी कि अचानक उसके आगे वाली 3-4 गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाने की आवाज के साथ एक दूसरे में भिड़ती हुई रुक गई। उसने भी अपनी गाड़ी को झटके से ब्रेक लगाए तो अगली गाड़ी से टक्कर होते होते बची। उसका दिल जोर से धड़क उठा। मधु ने गाड़ी से बाहर नजर दौड़ाई तो आगे 3-4 गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ी पड़ी थी। वहीं गाड़ियों की एक तरफ एक मोटरसाइकिल उलट गई थी और उसका चालक एक तरफ खड़ा बड़ी मुश्किल से अपना हेलमेट उतार रहा था। हेलमेट उतारने के बाद मधु ने जब उसका चेहरा देखा तो दहशत से पीली पड़ गई। सारा चेहरा खून से लथपथ था। सड़क के बीचों बीच 2 गायें इस हादसे से बेखबर खड़ी सड़क पर बिखरा सामान खाने में जुटी थी। जैसे ही गाड़ियों के चालकों ने मोटरसाइकिल चालक की ऐसी दुर्दशा देखी, उन्होंने अपनी गाड़ियों के नुकसान की परवाह न करते हुए ऐसे रफ्तार पकड़ी कि जैसे उनके पीछे पुलिस लगी हो। मधु की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज एक बेहद ज़रूरी मीटिंग थी और बॉस ने खास तौर से उठे लेट न होने की हिदायत दी थी, लेकिन अब जो स्थिति उसके सामने थी, उसमें उसका दिल एक युवक को यूं छोड़कर आगे बढ़ जाने को तैयार नहीं था। मधु ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे लगाई और उस घायल व्यक्ति के पास जा पहुंची। वह युवक अभी भी अपने खून से भीगे चेहरे को रुमाल से साफ कर रहा था, मगर बालों से सिर कर खून चेहरे को भिगो रहा था। मधु ने पास जाकर उस युवक से घबराए स्वर में पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? युवक ने दर्द से कहरते हुए बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो उसकी आंखों में जो भाव मधु ने देखे, उसे देखकर वह डर गई। उसने भरमाए स्वर में मधु से कहा, ओ तो अब तुम मेरी मदद करना चाहती हो? तुम्ही ने वह खाने के सामान से भरा लिफाफा चलती गाड़ी से उन गायों की तरफ फेंका था ना। मधु चौंक उठी। कौन सा खाने का लिफाफा? युवक भरमाए सुर में बोला, वही खाने का लिफाफा जिसे देखकर सड़क के किनारे खड़ी गायें एकाएक सड़क के बीच दौड़ पड़ी और यह हादसा हो गया। अब मधु की समझ में सारा किस्सा आ गया। तेज गति से सड़क पर जाते वाहनों के आगे एकाएक गायों का भागकर आना, वाहनों का अपनी रफ्तार पर काबू पाने के असफल प्रयास में एक दूसरे से भिड़ना और कहीं 2 कारों के बीच फंसकर उलट गई मोटरसाइकिल के इस सवार का इस कदर घायल होना। यह सब समझ में आने के साथ ही मधु को यह भी एहसास हुआ कि वह युवक उसे ही एक हादसे का जिम्मेदार समझ रहा है। वह इस बात से अनजान है कि मधु की गाड़ी तो सबसे पीछे थी। मधु का स्वर्ग भय से कांप उठा। फिर भी अपने भय पर काबू पाते हुए वह उस युवक से बोली, देखिए, आप गलत समझ रहे हैं।
मैं तो अपनी वह युवक दर्द से कहरते हुए जोर से चिल्लाया, गलत मैं नहीं, तुम हो। तुम यह कोई तारीफ की गायों को खिलाने का इतना कहा। युवक ने अपनी खून से भीगी कमीज की जेब से अपना सेल फोन निकाला। मधु को लगा कि वह शायद पुलिस को बुलाने की फिराक में है। उसकी आंखों के आगे अपनी बॉस का चेहरा धूम गया, जिससे उसे किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अपने नन्हे बच्चों के चेहरे धूम गए। उसने थोड़ी भी देर करने पर डरे डरे एक दूसरे का हाथ थामे सड़क पर नजर गड़ाए। स्कूल के गेट से पास उसके इंतजार में खड़े रहते थे। मधु ने हथियार डाल दिए। उस घायल युवक की नज़रों से बचती वह भारी कदमों से अपनी गाड़ी तक पहुंच कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और अपने रास्ते पर चल दी। लेकिन जाते जाते भी वह यही सोच रही थी कि कोई भला इंसान उस व्यक्ति की मदद के लिए रुक जाए। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने उसे जलती आंखों से देखकर व्यंग बाण छोड़ा। आ गई। हर हाइनेस, बड़ी मेहरबानी की। आज आपने हम पर इतनी जल्दी पहुंचकर। अब जरा पानी पीकर मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दे। हमें मीटिंग में पहुंचने के लिए तुरंत निकलना है। मधु अपनी अस्त व्यस्त सांसों के बीच अपने मन के भाव दबाए मीटिंग की तैयारी में जुट गई। सारा दिन दफ्तर के कामों की भाग दौड़ में कैसे और कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम को वक्त पर काम निपटाकर वह बच्चों के स्कूल पहुंची। उसका मन कर रहा था कि आज वह कहीं और ना जाकर सीधे घर पहुंच जाए, पर दोनों बच्चों ने बाजार से अपनी अपनी खरीदारी की लिस्ट पहले से ही बना रखी थी। हर काम मधु ने गाड़ी बाजार की तरफ मोड़ दी। तभी रोहन ने कागज में लिपटे आटे की पेड़े को हाथ में लेकर पूछा, मम्मा यह क्या है? मधु चौंक कर बोली, ओह यह यहीं रह गया। यह आटे का पेड़ा है बेटा, तुम्हारी दादी ने कहा था कि सुबह इसे गाय को खिला देना। तो फिर आपने अभी तक इसे गाय को खिलाया क्यों नहीं? स्वाति ने पूछा। वह बस ऐसे ही कोई गाय दिखी नहीं। मधु ने बात को टालते हुए कहा। तभी गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर से टकराकर जोर से उलझ गई थी। तो रोहन चिल्लाया, मम्मा क्या कर रही है? आप मम्मा गाड़ी ध्यान से चलाइए। स्वाति बोली। सॉरी बेटा, मधु के स्वर में बेबसी थी। वह चौकन्नी होकर गाड़ी चलाने लगी। बाजार का सारा काम निपटाने के बाद उसने बच्चों के लिए बर्गर पैक करवा ली। घर जाकर खाना बनाने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। घर पहुंचकर उसने बच्चों को नहाने के लिए भेजा और खुद सुबह की तैयारी में जुट गई। बच्चों को खिला पिलाकर मधु ने उनका होमवर्क जैसे तैसे पूरा कराया और फिर खुद दर्द की एक गोली और एक कप गर्म दूध लेकर बिस्तर पर निठाल होकर गिर पड़ी। तो उसका सारा बदन दर्द से टूट रहा था और आंखें आंसुओं से तरबतर थी। रोहन और स्वाति अपनी माँ का यह हाल देखकर दंग रह गए। ऐसे तो उन्होंने पहले कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। दोनों बच्चे माँ के पास सिमट आए। मम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? रोहन बोला। मम्मा क्या बात हुई है? क्या आप मुझे नहीं बताओगे? स्वाति ने पूछा। मधु को लगा कि कोई तो उसका अपना है जिससे वह अपने मन की बात कह सकती है। अपनी सिसकियों पर जैसे तैसे नियंत्रण कर उसने रुंधे कंठ से बच्चों को सुबह की दुर्घटना के बारे में संक्षेप में बता दिया। कितनी बेवकूफ औरत थी वह, उसे गाय को ऐसे खिलाना चाहिए था क्या? रोहन बोला, हो सकता है बेटा, उसे भी उसकी सास ने ऐसा करने को कहा है। जैसे
तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा था। मधु ने फीकी हंसी के साथ कहा। वह बच्चों का मन उस घटना की गंभीरता से हटाना चाहती थी, ताकि जिस डर और हादत से वह स्वयं अभी तक कांप रही है, उसका असर बच्चों के मासूम मन पर ना पड़े। मम्मा, आप उस आदमी को ऐसी हालत में छोड़कर चली कैसे गई? आप कम से कम उसे अस्पताल तो पहुंचा देती और फिर ऑफिस चली जाती। रोहन के स्वर में हैरानी थी। बेटा, मैं अकेली औरत भला क्या करती? दूसरा कोई तो रुक टोक नहीं रहा था। मधु ने अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या मम्मा? वैसे तो आप मुझे आदमी औरत की बराबरी की बातें समझाती नहीं थकती, लेकिन जब कुछ करने की बात आई तो आप अपने को औरत होने की दुहाई देने लगी। आपकी इस लापरवाही से क्या पता अब तक वह युवक मर भी गया हो। स्वाति ने कहा। अब मधु को एहसास हो चला था कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है। मम्मा, आज की इस घटना को भूलकर प्लीज आप अब लाइट बंद कीजिए और सो जाइए। सुबह जल्दी उठना है, स्वाति ने कहा तो मधु हड़बड़ाकर उठ बैठी और कमरे की बत्ती बंद कर खुद बाथरूम में मुंह धोने चली गई।